तो देखें, आज ना हम गिटहब को देखते हैं कि उसमें किस तरीके से हमें अपनी फ़ोल्डर जो है वो उसे मतलब अपने जो भी फ़ोल्डर है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर है। जैसे मैंने एक यहाँ पर कोड प्रैक्टिस के नाम से फ़ोल्डर बनाया है ये। तो इसके अंदर जो है ना मेरे पास अभी गिटहब इनिशियलाइज़ नहीं हुआ है। तो हम अपने इस फ़ोल्डर को अपने गिटहब में किस तरीके से अपलोड करेंगे वो देखते हैं हम। तो और हम एक मेथड सर जिया वाला जो है वो भी देखेंगे, लेकिन वो कल देखेंगे। अगर देखना हो तो हम आज भी देख सकते हैं, वैसे डाउनलोड कर लेंगे उसे। जो गिटहब डेस्कटॉप है वो भी बहुत इजी था। तो सबसे पहले गिटहब का ये है कि गिटहब के अंदर ना दो मसले हैं। मतलब जो हम हमें मसले हैं, गिटहब के अंदर मसले नहीं है, हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें। और हमारी कंफ्यूजन ये है कि गिटहब में हम जब अपनी फ़ाइल को अपलोड करते हैं रिपॉजिटरी बनाने के बाद, जब हम अपलोडिंग करते हैं तो अपलोडिंग में दो मेथड है हमारे पास। एक तो ये है कि हम डायरेक्ट अपलोड कर दें, दूसरा ये है कि हम कोड की मदद से अपलोड करें। तो जो डायरेक्ट अपलोड करने वाला मेथड है, मैं एक जल्दी से रिपॉजिटरी बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने एक रिपॉजिटरी बना ली है, टेस्ट रेपो के नाम से बना लेता हूँ मैं। तो एक रिपॉजिटरी मैंने बना ली है। अब क्या है कि हमारे पास जब भी नई रिपॉजिटरी हम बनाते हैं तो हमारे पास ऐसी स्क्रीन आ जाती है। और वो इस पेज में जो है ना बहुत सारी चीज़ें हमसे कहता है। तो एक मेथड जो मैं बता रहा था वो तो ये है कि अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल। जब आप इसको क्लिक करते हैं अपलोड एन एग्जिस्टिंग फाइल को, तो वो आपसे कहता है कि ड्रैग फाइल हेयर ऐड देम टू योर रिपॉजिटरी। तो एक तो तरीका ये है कि आप इस तरीके से कर लें कि इस ऑप्शन को क्लिक किया आपने, किसको क्लिक किया मैंने यहाँ पर चूज़ योर फाइल, और चूज़ योर फाइल में डेस्कटॉप पर जाएं। डेस्कटॉप पर जाने के बाद आप जैसे कि मेरी ये कोड प्रैक्टिस की फ़ाइल है, तो यहाँ से मैं इन सबको क्लिक करके और ओपन कर लूँ। इस तरीके से मैं ओपन करूँगा तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो इस तरीके ये वाला जो मेथड है ना, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ना, कुछ लोगों को चाहिए कि वो ना फ़ोल्डर अलग अलग चाह रहे हैं कि हमारी एक रिपॉजिटरी हो और एक रिपॉजिटरी के अंदर ना बहुत सारे फ़ोल्डर्स आ रहे हों। जैसे सर जिया की ये वाली रिपॉजिटरी है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये नोड प्रोजेक्ट्स के नाम से उन्होंने, बल्कि इन्होंने लर्न टाइप स्क्रिप्ट के नाम से एक रिपॉजिटरी बनाई और उसके अंदर कितने सारे फ़ोल्डर्स रखे हुए इन्होंने। नोड प्रोजेक्ट्स अलग है, फिर स्टेप 0001 ऑब्जेक्ट्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग फ़ोल्डर में रखी हुई हैं। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इस तरीके से कैसे करें फ़ोल्डर्स बना के। और जैसे कि अब नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं हम, तो यहाँ पर और मज़ीद फ़ोल्डर्स हैं। तो वो फ़ोल्डर्स जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो ये वाली कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादातर लोगों को आ रही थी। वो ये चाह रहे थे कि हम फ़ोल्डर्स किस तरीके से बनाएंगे। तो हम ये करेंगे अभी कि अभी फ़िलहाल जो है हम अपने टेस्ट रेपो में चलते हैं और ये जो मेन पेज है यहाँ पर आ गए हम। तो मैं सिंपली ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी कोड प्रैक्टिस की जो ये तमाम फ़ाइलें हैं, ये कोड प्रैक्टिस कहाँ रखी है मैंने, ये डेस्कटॉप में यहाँ पर एक फ़ोल्डर है। इसके अंदर अगर मैं जाऊँ तो मुझे ये तमाम फ़ाइलें मिलेंगी। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन तमाम फ़ाइलों को अपनी इस वाली जो अभी मैंने रिपॉजिटरी बनाई है गिटहब की न्यू टेस्ट रेपो के नाम से, इस पर अपलोड करना चाह रहा हूँ मैं। तो अपलोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम कंफर्मेशन ले लेते हैं कि मेरी आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है आप लोगों को। जी सर, सब कुछ क्लियर है। अच्छा तो जी सर, क्लियर है। अच्छा तो अभी क्या है कि हम किस तरीके से करेंगे हम ये देख लेते हैं। तो मैं अपने वी एस कोड को बंद कर रहा हूँ, मैं अपने फ़ोल्डर में जा रहा हूँ वापस। ये कौन सा फ़ोल्डर है, ये वही वाला जो डेस्कटॉप में ये जो है ना कोड प्रैक्टिस के नाम से, इसको मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से मैं अपने वी एस कोड को ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों का वी एस कोड जो है ना वो इस तरह ओपन भी नहीं होता। तो क्योंकि वो जब वी एस कोड की इंस्टॉलेशन करते हैं तो वहाँ पर एक मैंने आपको बताया था ना ऑप्शन होता है कि आपको इस तरह
चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लोग वो मिस कर देते हैं ऑप्शन। तो हम ना वी एस कोड को ऐसे ओपन नहीं करते हैं, जैसे सबके पास ओपन होता है वैसे करते हैं। तो वी एस कोड मेरे डेस्कटॉप में पड़ा हुआ है, तो मैं डेस्कटॉप से यहाँ से मैं ओपन करता हूँ वी एस कोड को। तो वी एस कोड अपनी पुरानी जो भी मैं काम कर रहा था ना इस पर, वो जो है मुझे खोल कर यहाँ पर दे देगा। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है उसमें क्या चीज़ें खुली हुई हैं। मैं जाऊँगा फाइल में, ये जो ऊपर फाइल है यहाँ पर उल्टे हाथ में सबसे ऊपर जो फाइल है, यहाँ पर मैं जाऊँगा। जाने के बाद यहाँ से मैं करूँगा ओपन फोल्डर। ये सबसे आसान और बेस्ट तरीका ये है। बहुत सारे तरीक़ों में से ना सबसे बेस्ट तरीका ये है। विजुअल स्टूडियो कोड आप खोलें, ठीक है, खोल कहीं से भी खोलें, डेस्कटॉप से खोलें। आप अपने यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू में आकर यहाँ पर लिखते हैं वी एस कोड, तब आ जाएगा। यहाँ से आप इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद वो क्या आपको खोल कर देगा, जो भी आपने पिछला काम किया होगा उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आप फाइल में जाएं, फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर में जाएं। ओपन फोल्डर के बाद ये आपको ये वाली स्क्रीन जब देगा ना, तो यहाँ से आप डेस्कटॉप में, मतलब मेरा जो ये है ना कोड प्रैक्टिस वाली फ़ोल्डर, ये यहाँ पर है डेस्कटॉप में। तो मैं डेस्कटॉप में क्लिक करके कोड प्रैक्टिस को यहाँ से सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लूँगा। तो अभी मेरे पास वो तमाम चीज़ें आ गई जो कोड प्रैक्टिस के अंदर रखी हैं, नोड मॉड्यूल्स, एफ जे एस पैकेज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि मुझे ये तमाम चीज़ें अभी ना इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक लिख लेता हूँ console डॉट लॉग, ठीक है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, console डॉट लॉग लिख लिया। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि ना ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम चीज़ें, ये फ़ाइलें, ये जो टी एस कॉन्फ़िग, ये सारी तमाम फ़ाइलें, ये तमाम फ़ाइलें जो हैं मैं वहाँ पर अपलोड करूँगा। कहाँ पर अपलोड करूँगा? अपने गिटहब के रिपॉजिटरी पर, जो मैंने अभी नई बनाई है ना। यहाँ तक बात हमें समझ में आ रही है सबको कि हम क्या करने वाले हैं अभी? सही है। सर आप क्या बता रहे हैं, दोबारा बता दें। आपने कब ज्वाइन किया? अभी ज्वाइन किया? जी। अभी हम गिटहब के ऊपर ना अपनी फ़ाइलें जो होती हैं हमारे कंप्यूटर में, उसको अपलोड करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम अपलोड करेंगे। मतलब जो हम काम करते हैं ना उसको गिटहब पे किस तरीके से अपलोड करेंगे। चलें ठीक। तो यहाँ तक जो है आप लोगों ने रिस्पांस दे दिया मैसेज में, और आप लोग कह रहे हैं कि हमें क्लियर है। अभी हमें सबको समझ में आ रही है ये बात कि हमारी जो फाइलें हैं उनको गिटहब के ऊपर हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात देखें, सबसे पहली बात, जब आपके पास आपके प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर होगा, ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो नोड मॉड्यूल्स का जो फ़ोल्डर है ना, वो अपलोड नहीं होना चाहिए कहाँ पर? गिटहब के ऊपर, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हमें एक गिट इग्नोर की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। गिट इग्नोर की फ़ाइल क्या करेगी, वो हमारे इस नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर को जो है ना वो अपलोड होने से रोक देगी। तो हम जाएंगे फाइल में और यहाँ पर लिखेंगे डॉट गेट इग्नोर, डॉट गेट इग्नोर लिखना है हमें यहाँ पर। और यहाँ पर हम अपने इस नोड मॉड्यूल्स के नाम को कॉपी करके यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे नोड मॉड्यूल्स, कहाँ पर लिखा है हमने? डॉट गेट इग्नोर की फ़ाइल में। तो डॉट गेट इग्नोर क्या करेगा, वो हमारे इस नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर को अपलोड होने से रोक देगा। कहाँ पर? गिटहब में। मुझे ये बताएं, आप लोगों को इस बात में कोई कन्फ्यूजन है कि हम ये नोड मॉड्यूल्स का जो फ़ोल्डर है वो अपलोड क्यों नहीं करते गिटहब में? आप लोगों का ये किसी का कोई क्वेश्चन है? जी सर, बताएं क्यों नहीं करते। देखें, हमारे पास जो पैकेजेस हम डाउनलोड करते हैं ना,
तो आपको पता है आपने इंक्वायरर का पैकेज डाउनलोड किया था और चौक का भी पैकेज डाउनलोड किया होगा आपने, अगर आपने चौक यूज़ किया है तो। हिरा खालिद को आवाज़ नहीं आ रही? मुझे कंफर्म करें, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है। तो जब हमने इंक्वायरर का पैकेज डाउनलोड किया था, जब हमने चौक का पैकेज डाउनलोड किया था, तो वो तमाम चीज़ें डाउनलोड होने के बाद आपको ये पता है ना कि वो किसी और बंदे का लिखा हुआ कोई प्रोग्राम था जो हम अपने पास पैकेज की सूरत में डाउनलोड कर रहे थे और उसे हम यूज़ कर रहे थे। ये बात हमें समझ में आती है। तो जब हम उसका प्रोग्राम यूज़ करते हैं बुलाकर अपने सिस्टम में, तो क्या होता है कि वो जो प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। वो जो एक प्रोग्राम है उसको हम कहते हैं मॉड्यूल्स। तो वो मॉड्यूल्स जो है ना, वो तमाम के तमाम मॉड्यूल्स वो इस नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में आके रखा जाते हैं। ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हम कौन कौन से पैकेजेस अब हम यहाँ पर मतलब हमने इंस्टॉल किया है? तो उसका ट्रैक रखने के लिए, ट्रैक मतलब उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमारे पास क्या है, पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल। पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में यहाँ पर आपको ये डिपेंडेंसीज़ नज़र आ रही होंगी। इस डिपेंडेंसीज़ के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये इंक्वायरर का जो पैकेज है ना, वो यहाँ पर इसमें डाउनलोड हुआ हुआ है। अब ये जो इंक्वायरर का पैकेज है, ये आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होगा। टी एस कॉन्फ़िग में, पैकेज जेसन में, यहाँ पर तो सिर्फ नाम लिखा हुआ है, डिपेंडेंसीज इंक्वायरर, और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। मेरी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल में, गिट इग्नोर में, कहीं पर भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये आपको कहाँ पर नज़र आएगा? ये आपको सीधा ये कहाँ चले जाता है, नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में। अब नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में आपको याद है जब हमने सेकंड क्लास या थर्ड लाइफ की क्लास की थी, तो हमने मॉड्यूल्स बनाए थे और मॉड्यूल्स में हम क्या करते थे, 3-4 पेजेस अलग अलग बनाए थे और उसमें से इंपोर्ट करके अपना डाटा किसी और पेज में हम उसे यूज़ कर रहे थे। याद है आपको? जी सर, आपने करवाया था ये। तो जी जी जी। सर, आपने बताया था। वही कॉन्सेप्ट है। जब किसी बंदे ने अपने इंक्वायरर का प्रोग्राम बनाया, तो उसने अपने डॉट जेएस की फ़ाइल बनाई, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम लिखे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ना लिखते हैं कि इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। तो हम क्या करते हैं, उसके उस वाले पेज में से चीज़ें मंगवा कर अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। तो ये बात हमें समझ में आ गई कि जो हम इंपोर्ट करते हैं या फिर ये जो पैकेजेस हम इंस्टॉल करते हैं, वो नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में जाकर वो सब रखा जाती हैं। और जब हम लिखते हैं ना इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर या इंपोर्ट चौक फ्रॉम चौक, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आ रही होती हैं, नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में से आ रही होती हैं वो। ठीक है। तो अभी जब नोड मॉड्यूल्स के फ़ोल्डर में से जब चीज़ें आ रही होती हैं हमारे पास, तो ये इससे मतलब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि जो नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है, इसको गिटहब पे अपलोड करने से मना क्यों किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है क्योंकि देखें, ये तो बहुत सारी ना अननेसेसरी फ़ाइल होती हैं इसमें। मतलब अननेसेसरी तो हम नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारी ना फ़ाइलें होती हैं। अब मैंने इसको ओपन किया तो देखें, दुनिया जहान की ना चीज़ें इसके अंदर रखी हुई हैं, और ये मज़ीद इसको भी मैं ओपन करूँगा तो उसमें अलग अलग चीज़ें रखी हुई हैं। तो ये बहुत कुछ है। ये इंक्वायरर यहाँ पर लिखा हुआ है। इंक्वायरर के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो इंडेक्स डॉट टी एस का एक जो है ना फ़ोल्डर है, उसको जब मैं ओपन करता हूँ तो ये इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत सारा कोड है ये, मतलब इंक्वायरर का। तो वो ना जब हम इंपोर्ट करते हैं तो वो यहाँ से कुछ ना कुछ उठा के ला के हमें दे रहा होता है। ठीक है, हमें इसके चक्कर में पड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये जो नोड मॉड्यूल्स है ना, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होता है, जब भी हम पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो उसका पूरा डाटा कहाँ आके रखा जाता है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर। अभी इंक्वायरर देखा ना हमने, आप सब ने देखा कि इंक्वायरर में बहुत सारा कोड लिखा था। हम यहाँ पर लिखेंगे जब इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, तो उन तमाम कोड में से चीज़ें हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई सबको कि भाई नोड मॉड्यूल्स में हमारे पैकेजेस का डाटा आकर रखा जाता है। तो मना इसलिए किया जाता है कि देखें, अभी आपने इंक्वायरर किस तरीके से डाउनलोड किया अपने सिस्टम में, आप गए टर्मिनल में, और टर्मिनल में जाने के बाद आपने यहाँ पर लिखा कि npm i इंक्वायरर। ठीक है,
तो उसने क्या किया, इंक्वायरर जो है वो डाउनलोड करके दे दिया। इस तरीके से ही करते हैं ना आप लोग पैकेज डाउनलोड, एन पी एम आई चौक, एन पी एम आई इंक्वायरर। मैं सही कह रहा हूँ ना, इस तरीके से ही करते हैं। जी सर, ऐसे ही करते हैं। तो जब आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो दूसरा बंदा भी तो इंस्टॉल कर सकता है ना। जब आप आपकी वो फाइल को रन करेगा तो उसको मिलेगा एक एड्रेस, एक ट्रैक वाली फाइल मिलेगी, ट्रैक भी नहीं, एक रिकॉर्ड मिलेगा। पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्वायरर 9.2.16, यहाँ पर उसका वर्जन लिखा हुआ है और यहाँ पर पैकेज का नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, इंक्वायरर 9.2.16। तो जब आप उसको ये वाली फ़ाइल दे देते हैं ना पैकेज डॉट जेसन की, तो वो पैकेज डॉट जेसन की मदद से जो डिपेंडेंसीज़ के अंदर जो भी लिखा होता है ना, पैकेज इंक्वायरर हो गया, चौक हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने कंप्यूटर में ना खुद डाउनलोड करेगा। हम उसको क्यों दें ये अपना नोड मॉड्यूल्स का मतलब जो फोल्डर है। एक तो देखें, एक समझने वाली बात है, गिटहब जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने ना, ये जो गिटहब है ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इनकी है ये गिटहब, ठीक है। आप अपनी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करते हैं, आप यहाँ पर अपनी चीज़ें अपलोड करते हैं ना, आप सबको पता है ना कि आप अपना डाटा यहाँ पर रखते हैं। हेलो, आवाज़ आ रही है ना मेरी? सर आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है। अच्छा, मेरी आवाज़ अभी क्लियर नहीं है तो बताएं, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करूँगा। और किसी को इशू है या सिर्फ इनको है? सर जी एकदम सर कट गई लेकिन अब सही आ रही है। आप बोले, मैं क्या जी, अभी बताइएगा, अभी आवाज़ क्लियर है मेरी? जी सर, क्लियर है। जी सर। तो मैं ये कह रहा था कि आप सबको इस बात का पता है कि गिटहब के ऊपर आप अपनी फ़ाइलों को अपलोड करते हैं, आप अपने प्रोग्राम्स लिखते हैं और उन प्रोग्राम की फ़ाइलों को अपलोड करते हैं। ये बात तो सबको पता है ना? जी तो मुझे 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 ये बात सोच कर बताएं आप लोग, मुझे ये बात सोच कर बताएं आप लोग कि वो जो गिटहब वाला है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है गिटहब, तो माइक्रोसॉफ्ट वाले आपको अपनी वेबसाइट में चीज़ें अपलोड करने के लिए परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उन्होंने पीछे जो है वो कोई अपने स्टोरेज का सिस्टम बनाया होगा ना उनकी, वहाँ पर डेटाबेस सेंटर होगा। डेटाबेस सेंटर मतलब वहाँ पर उनकी हार्ड डिस्क लगी हुई होगी बहुत सारी, जैसे आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, उसमें आप अपनी चीज़ें रखते हैं डी ड्राइव में, ई ड्राइव में। उसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वालों के पास भी डेटाबेस सेंटर है, वहाँ पर हार्ड डिस्क लगे होते हैं। हार्ड डिस्क के अंदर आपका ये, आपने जो ये फ्री में फ़ाइल अपलोड की है, तो वो फ्री की फ़ाइल वहाँ जाती है, उनके हार्ड डिस्क में जाकर रखा जाती है फ्री में। तो जब आपको वो ये सर्विस दे रहे हैं फ्री वाली, तो वो मतलब इस चीज़ को कंफर्म करेंगे ना कि आप अननेसेसरी जो फाइलें हैं उसको अपलोड ना करें। मतलब आप यहाँ पर नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है जिसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें नोड मॉड्यूल्स का जो ये फोल्डर है ना, इसके साइज़ को हम देखते हैं। इसका जो साइज़ है वो है 16 MB का, ठीक है। और बाकी जो मेरी ये तमाम फाइलें, ठीक है, ये तमाम फाइलें कितने की, 1 MB की भी नहीं है, 1 MB की भी नहीं है। और ये अकेली नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ना वो 16 MB की फ़ाइल है। तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं कि ये नोड मॉड्यूल्स का जो फोल्डर है ये आप अपलोड ना करें, क्योंकि ये जो भी बंदा आपकी प्रोग्राम को डाउनलोड करेगा तो पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल में उसको मिल जाएगा तमाम डिपेंडेंसी,
उसको समझ में आ जाएगा कि भाई इंक्वायरर डाउनलोड करना है वर्जन ये वाला है, चौक डाउनलोड करना है वर्जन ये वाला है, फटाफट से उसके वीएस कोड में ये चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, नहीं होंगी तो वो एन पी एम आई करके डाउनलोड कर लेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि नोड मॉड्यूल्स जो है वो हम इसलिए अपलोड नहीं करते क्योंकि गिटहब वालों ने हमें फ्री में अपलोड करने की सर्विस दी हुई है अपनी वेबसाइट में। तो वो कहते हैं कि भाई नोड मॉड्यूल्स जो है ना, वो जो भी आप बंदा दूसरा आपके प्रोग्राम को यूज़ करेगा तो वो खुद से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर देगा नोड मॉड्यूल्स। और उसको पता कैसे चलेगा कि नोड मॉड्यूल्स में क्या क्या चीज़ें डाउनलोड करनी है, तो वो पैकेज डॉट जेसन में डिपेंडेंसीज को देख कर इंक्वायरर इसके अंदर है, चौक इसके अंदर है, फलां इसके अंदर है, जो भी है एक्स वाई जेड, वो तमाम चीज़ें यहाँ से पता लगेंगी उसको पैकेज डॉट जेसन से। अभी एकदम समझ में आ गया कि नोड मॉड्यूल्स को हम क्यों नहीं करते गिटहब के ऊपर डाउनलोड। और ये चौक क्या होता है? ये आप बार बार बोल रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ तो नहीं है। चौक मैंने यहाँ पर नहीं किया हुआ है, चौक को हम कर सकते हैं एन पी एम आई चौक, ये भी एक पैकेज है। तो सर इसका क्या काम होता है? पैकेज है ये भी? हाँ ये भी एक पैकेज है। ये पैकेज ये करता है कि हम मतलब जो भी लिखते हैं ना उसको कलरफुल कर देता है। अच्छा, तो ठीक है, मतलब ये भी एनपीएम इंक्वायरर का है या ये अलग है? देखें एन पी एम एक वेबसाइट है जहाँ पर लोग ना अपनी अपनी मतलब प्रोग्राम को लिख अपने अपने प्रोग्राम को लिखते हैं और वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, अब किसी को अगर वो प्रोग्राम अच्छा लगा तो वो उसको यूज़ करता है बार बार। ठीक है, ये अभी मैंने जैसे कि अपने कैलकुलेटर को बनाया, ठीक है, अब उस कैलकुलेटर को मैंने अपने किसी दूसरे दोस्त के साथ शेयर कर दिया। अब उसको वो चीज़ बहुत पसंद आ गई, कैलकुलेटर जो मैंने बनाया ना उसको वो चीज़ बहुत पसंद आ गई, उसने किसी और को शेयर कर दिया, उसने किसी और को शेयर कर दिया, ऐसे ना बहुत सारे लोग आ गए। ठीक है, और बहुत सारे लोग मेरे उस कैलकुलेटर को यूज़ करने लग गए। तो क्या हुआ कि लोगों ने बोला कि भाई एक ना, जैसे कि सिंपल कैलकुलेटर मैंने बनाया, मेरे कैलकुलेटर का नाम मैंने क्या रखा, सिंपल कैलकुलेटर। तो लोग ये बोलने लगे कि भाई एन पी एम के ऊपर ना सिंपल कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, तो आपके टर्मिनल में आप क्या कर सकते हो, प्लस माइनस कर सकते हो उसकी मदद से। ये बात समझ में आ गई आपको कि मैंने अभी क्या बोला? जी नम्रा नाज। नहीं। अच्छा देखें, अभी आपने कैलकुलेटर बनाया, कैलकुलेटर बनाने के बाद आपने एन पी एम के ऊपर अपलोड किया, अपलोड करने के बाद जो है हम उसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर चेक कर रहे हैं कि वो चलता कैसे है। मेरा जो एन पी एम है, मेरा जो एन पी एम है, इस एन पी एम के ऊपर मैंने एक ये सिंपल सी एल आई कैलकुलेटर बनाया। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा, ये ओपन हो जाए फिर मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कमांड है एन पी एम आई सिंपल सी एल आई कैलकुलेटर, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, और अपने कमांड प्रॉम्प्ट में आता हूँ, अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर मैं यहाँ पर लिखूँगा एन पी एक्स सिंपल सी एल आई कैलकुलेटर, मेरे क्या था, पैकेज का नाम था एन पी एक्स सिंपल सी एल आई कैलकुलेटर। जब मैं लिख कर एंटर करूँगा ना तो क्या होगा कि जो मैंने कैलकुलेटर बनाया है तो मैंने जो कैलकुलेटर बनाया था ना वो कैलकुलेटर यहाँ पर आ चुका है।
और उसको अभी कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, मतलब उसने क्या किया, किसी और बंदे ने यहाँ पर लिखा NPX सिंपल CLI कैलकुलेटर, जो मैंने वहाँ पर बना के रखा था वो किसी और बंदे ने अपने कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर लिखा NPX सिंपल CLI कैलकुलेटर। तो वो अब मेरा पैकेज यूज़ कर रहा है, इसमें उसको मिलता है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, फिर कहता है एंटर योर सेकंड नंबर, फिर मैंने सेकंड नंबर दे दिया, फिर वहाँ पर कहता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो अब मैं एडिशन करूँगा तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट इज़ 8। तो ये क्या हो गया, ये मेरा प्रोग्राम हो गया, ये मैंने कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बनाया और इसको यूज़ किया किसी और बंदे ने। उसने क्या लिखा, NPX सिंपल CLI कैलकुलेटर, उसने ये सब किया अभी जो आपको दिखा है। तो इस तरीके से दूसरे लोग आपके प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से जैसे मैंने अभी किया। तो यही सेम मेथड क्या किया, मतलब उसने भी किया, चौक वाले ने या इंक्वायरर वाले ने, उसने यहाँ पर अपना कोई प्रोग्राम बनाया। प्रोग्राम बनाने के बाद उसने यहाँ पर अपनी वो प्रोग्राम की जो फाइल है वो अपलोड कर दी। यहाँ पर अगर हम लिखें ना इंक्वायरर, ये रहा, ये देखें, ये इसके कोड में जाए ना तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, package.json रीडमी लाइसेंस और लाइब्रेरी का एक फ़ोल्डर मिलेगा। तो मतलब ये बंदा कौन है, इस बंदे ने जिसने इंक्वायरर बनाया है उस बंदे का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, थोड़ा मुश्किल सा नाम है इनका, SB डोरियस नाम है। तो इस बंदे ने बनाया है, खैर ठीक है। इंक्वायरर जो है ना वो इसने बनाया है, ये वाला बंदा जो है, साइमन नाम है इनका, साइमन नाम है, ठीक है। तो साइमन ने इंक्वायरर बनाया और इंक्वायरर को कहाँ अपलोड कर दिया, NPM के ऊपर। और लोग जो हैं वो अब इंक्वायरर को बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए। तो क्या हम कहेंगे कि भाई साइमन के पैकेज को ना, जो उसने इंक्वायरर बनाया था उसको लोग यूज़ करने लग गए, ठीक है। इसी तरीके से चौक किसी और बंदे ने बनाया, NPM के ऊपर अपलोड कर दिया। तो अब क्या करेंगे कि लोग, हम ये कहेंगे कि लोग भाई उस बंदे का जो पैकेज है ना चौक वाला, उसको यूज़ कर रहे हैं लोग। तो वो जब हम पैकेजेस डाउनलोड करते हैं NPM की मदद से, तो वो हमारे package.json के अंदर डिपेंडेंसीज़ के अंदर आ जाती है। अभी यहाँ पर चौक नहीं आ रहा था, अभी यहाँ पर आ रहा है ना चौक 5.3.0 चौक इंक्वायरर, ये दोनों पैकेजेस आ गए, ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, चौक इंक्वायरर दोनों आ गए यहाँ पर। जी सर, ये आपने चौक लिखा है इसलिए आपका कोड इतना कलरफुल आ रहा है। जी 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 हाँ जी हाँ, चौक लिखा है इसलिए कलरफुल आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आ गई, हमें दो चीज़ें समझ में आ गई। हमें ये समझ में आ गई बात कि नोड मॉड्यूल जो है वो हम गिटहब के ऊपर अपलोड नहीं करते, और उसको रोकने के लिए हम गेट इग्नोर की फ़ाइल बनाते हैं, जिसमें हम उन तमाम फ़ाइलों का जो नाम है वो इसमें लिख देते हैं। तो गेट इग्नोर की फ़ाइल जो है वो हमें उस फाइल को गिटहब पर अपलोड करने से रोक देती है। अब मुझे ये बताएं, महानीरा बताएं मुझे कि यहाँ पर जो नोड मॉड्यूल्स लिखा है मैंने गेट इग्नोर के अंदर, अगर मैं यहाँ पर ऐप लिख दूँ यहाँ पर, तो क्या होगा कि वो गेट इग्नोर जो है वो मेरे app.json को रोकेगा कि नहीं रोकेगा, app.js की फ़ाइल को। जी सर, रुकेगा। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि गिट इग्नोर की जो वो है फ़ाइल, उसमें किसी का भी नाम लिखेंगे तो वो गिट हब के ऊपर अपलोड होने से रुक जाती है वो फ़ाइल। तो हमने अभी किस चीज़ का नाम लिखा है, नोड मॉड्यूल्स का। नोड मॉड्यूल्स हमने समझ लिया कि हम क्यों नहीं करते अपलोड, ठीक है। तो यहाँ तक हमें बात आ गई समझ में। अब हम आ जाते हैं अपने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल के अंदर। तो अब हम चलते हैं, इन सब चीज़ों को बंद करते हैं। ये आ गई मेरी टेस्ट रिपॉजिटरी जो मैंने अभी बनाई थी, इसके ऊपर मुझे करना है अपलोड। तो अपलोड करने का तरीका देखें क्या है। ये जो है ना, ये जो मेरा VS कोड है, इसमें मैं टर्मिनल को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ गेट इनिट। अब ये गेट इनिट मैंने लिखा कहाँ से, मतलब मुझे कैसे पता चला कि सबसे पहले गेट इनिट लिखना है।
तो मुझे ऐसे पता चला कि मैं जब अपने गिट रिपॉजिटरी के अंदर आया ना, तो यहाँ पर ये कहते हैं, यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं मुझे और कहते हैं कि ये सारे जो कोड है ना, ये जब आप लिखोगे तो आपकी जो फाइलें हैं वो गिट हब के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, अब जब गिट हब के ऊपर अपलोड हो जाएंगी फाइलें, तो ये कहते हैं कि पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो, फिर ये लिखो। तो हमने जो सबसे पहली वाली लाइन है ना, रीडमी डॉट एम डी, ये जो रीडमी डॉट एम डी वाली लाइन है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। आप में से किसी का कोई सवाल है कि हम ये पहली वाली लाइन क्यों छोड़ रहे हैं? सर आप बता दें। देखें, बता दें आप। ये जो आप में से किसी को पता है कि रीडमी डॉट एम डी की जो फाइल है वो क्या करती है? अभी हिरा खालिद ने रीडमी डॉट एम डी की फाइल इसमें बनाई। सारे हमारे जी जी जी, बोलें। शायद इसमें सारे हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। पता नहीं। रीडमी डॉट एम डी जो है ना, वो अभी बनाई है हिरा खालिद ने आई अपने थिंक उसमें कै इंफॉर्मेशन जी जी जी। मैं प्रोजेक्ट के बारे में जो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उसमें। बिल्कुल, प्रोजेक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। अब ये हमें पता कहाँ से चलेगा? इसका प्रूफ चाहिए हमें। तो प्रूफ के लिए हम सर ज़िया की इसमें आते हैं, रिपॉजिटरी में। ये जो कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट है, इसको ओपन करते हैं और जब हम इसको ओपन करेंगे तो सर ज़िया की जो ये है ना कैलकुलेटर वाले इस फोल्डर में, वहाँ पर उन्होंने एक बनाई है रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल। तो रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल में उन्होंने बाकायदा इंस्ट्रक्शन बताया। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेटर के फ़ोल्डर में ना कोई टाइप स्क्रिप्ट की और उसकी जावा स्क्रिप्ट की फ़ाइल वाइल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी है। कमांड लाइन कैलकुलेटर बनाओ, उसमें इन्होंने बोला है कि मतलब टाइप स्क्रिप्ट नोड जेएस इंक्वायरर जो है वो आपको उसकी हेल्प से ये जो है ना चलेगा। मतलब तमाम फाइल इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है यहाँ पर। रन द फॉलोइंग कमांड टू एक्सपीरियंस सी एल आई गेम। तो वो कहते हैं कि एन पी एक्स फायर क्विज़ की तरह हमें बनाना है ये। इन्होंने क्या बताया, हमें डिटेल्स बताई हैं। किस चीज़ की डिटेल? कैलकुलेटर की डिटेल, कि वो किस तरीके से बनेगा, है ना। तो रीडमी डॉट एम डी जो फाइल होती है, उसमें हम अपने जो प्रोग्राम होता है उसकी डिटेल्स बताते हैं यूज़र को। जब कोई रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल पढ़ेगा तो उसको ये बात पता चलेगी कि रीडमी डॉट एम डी में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। चले मैं आपको ना अपनी वो वाली दिखा देता हूँ, ये जो मैंने इसमें बनाया था। चलें, इसको जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम अपने वी एस कोड में आ जाते हैं। तो मैं ये क्या कह रहा था आपसे कि गिट इनिट जो है वो हमें पता कहाँ से चला कि ये लिखना है। ये हमें पता चला यहाँ अपने इस गिट हब वाली इस पेज से। यहाँ पर ये कह रहे थे कि रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल बनाओ। तो हम ये बात कर रहे थे कि रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल हम बनाते ही क्यों हैं? तो हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को देने के लिए। तो अगर मैं इस कमांड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूँगा अपने वी एस कोड में, अभी मैं कर नहीं रहा, अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूँगा जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एको टेस्ट रेपो रीडमी डॉट एम डी, जब मैं इसे इंटर करूँगा तो यहाँ पर एक रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल बन जाएगी। ठीक है, अभी मैं बना नहीं रहा, मैं सिर्फ दिखा रहा था आपको। तो रीडमी डॉट एम डी क्यों नहीं बना रहा मैं? क्योंकि मैं बाद में भी बना सकता हूँ रीडमी डॉट एम डी। ठीक है, अभी मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं देने अपने प्रोग्राम के हवाले से। देखें, ये जो मेरा ये सर ज़िया का है। ठीक है, इसको रिपॉजिटरी में जाते हैं हम, यहाँ पर नोड प्रोजेक्ट्स में गए। नोड प्रोजेक्ट्स के अंदर हम जाएंगे अपने सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर में। ठीक है, इस फोल्डर में जैसे ही हम गए तो जैसे ही आप आएंगे तो आपको ना तमाम फाइलें मिलेंगी, गिट इग्नोर, रीडमी डॉट एम डी, इंडेक्स, ये तमाम फाइलें, जेसन वेसन की सबकी फ़ाइलें आपको मिल जाएंगी। उसके नीचे रीडमी डॉट एम डी की पूरी ना इंस्ट्रक्शन लिखी है मैंने कि सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर है, दिस इज़ अ सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर टू परफॉर्म मैथ कैलकुलेशन बिटवीन टू नंबर। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने तरीका बताया इंस्टॉलेशन कैसे करनी है।
उसमें नोड जेएस होना चाहिए आपके कंप्यूटर में, ठीक है, या आप मेरी ये वाले रिपॉजिटरी को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने वो बताया कि npm इंस्टॉल करोगे। उसके बाद फिर मैंने यूजेज बताया कि नोड इंडेक्स डॉट जे एस करके टर्मिनल में आप ये प्रोग्राम रन करवा सकते हैं। फिर मैंने मज़ीद इंस्ट्रक्शन बताई उसको। फिर मैंने ये बताया डिपेंडेंसीज़ जो हैं कौन कौन सी चाहिए इसको चलाने के लिए, इंक्वायरर चाहिए, चौक चाहिए, ये दो चीज़ें आपको चाहिए लाजमी। फिर मैंने यहाँ पर लाइसेंस बताया कि MIT लाइसेंस है, MIT मतलब ओपन सोर्स लाइसेंस है, और ऑथर जो है वो कौन है, वो ताहा अहमद है ऑथर इसका, ठीक है। उसके बाद फिर यूजेज में मैंने बता दिया कि अगर आपको टर्मिनल में यूज़ करना है इसे, मैंने यहाँ पर लिखा है कि फॉलोइंग कमांड इन योर टर्मिनल, तो npx सिंपल सी LI कैलकुलेटर यहाँ से कॉपी कर लें और अपने टर्मिनल में जाके लिखें तो वो ये चल जाएगा, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आया रीडमी डॉट एम डी को पढ़ के कि रीडमी डॉट एम डी में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है किस चीज़ की, ये जो तमाम फाइलें हैं ना, ये तमाम फाइलें ये मेरी प्रोग्राम से रिलेटेड है। तो रीडमी डॉट एम डी पढ़ के आपको ये बात समझ में आ गई कि ये इसकी इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बहुत लंबी कर दी हमने रीडमी डॉट एम डी को। अब जो है ना मुझे बताएं, आप सबको समझ में आ गई कि रीडमी डॉट एम डी क्यों बनाते हैं। यस सर, समझ आ गई, बट मतलब कि ये सब हमें भी लिखना पड़ेगा ऐसे इतना लंबा चौड़ा जैसा आपने लिखा है? नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, तभी तो हम रीडमी डॉट एम डी जो है देखें, एक चीज़ होती है कि आप अपने प्रोग्राम को ना अच्छे तरीके से लिखें, ठीक है। एक होता है कि आप प्रोग्राम को लिख दें, दो बातें हैं ना यहाँ पर, अच्छे से लिखें और लिख दें। एक वर्ड यूज़ होता है, एक वर्ड यूज़ होता है प्रोग्रामिंग में बेस्ट प्रैक्टिस के नाम से। आप ना बार बार ये वर्ड ना बार बार सुनेंगे कि ना बेस्ट प्रैक्टिस ये है, बेस्ट प्रैक्टिस वो है, बेस्ट प्रैक्टिस ये। तो मतलब हम क्या करते हैं कि दो चीज़ें होती हैं, एक अच्छे से लिखना, एक होती है अच्छे से लिखना। सर आपकी आवाज़ कट रही है। मेरी आवाज़ सर कट रही। आपकी आवाज कट रही है वो। जी अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है? हेलो, अभी मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी थोड़ी बहुत सही है। वो सही हो जाएगी अभी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई ना कि रीडमी डॉट एम डी जो है वो हम क्यों बनाते हैं। जी सर, समझ आ गई, लेकिन आप ये बताएं आपने इतना जो सारा लिखा है यूजर वो की सारी कैसे लिखा है? डिटेल में रखना है रीडमी डॉट एमडी की फाइल में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप भी लिखें, लेकिन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, वो उसकी एक खूबसूरती में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कोई यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आपको रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल बनानी है, ठीक है। अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा, आप अच्छा एक लगेगा कि आपने इंस्ट्रक्शन दी हुई है अपने प्रोग्राम की, जैसे मैंने यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में सब कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप ये ना भी लिखें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ रीडमी डॉट एम डी ज़रूरी नहीं है, लिखोगे तो अच्छा है, नहीं लिखते तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके प्रोग्राम के ऊपर। सही है, क्लियर है ये बात? सर, सर मैं ये कह रही हूँ आपने लिखा कैसे है? आप क्या पूछ रही हैं, मैंने लिखा कैसे? हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ सही नहीं आई, दोबारा बोलें। आप मैसेज में टाइप कर दें अगर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो। मेरी आवाज़ सबको क्लियर है? जी सर, मैं कह रही हूँ आपने कैसे लिखा है ये? जैसे लिखा है आपने थोड़ा हाँ, सा आपने आगे। ये मैं आपको ना कल की क्लास में बता दूंगा कि कैसे लिखा है सर मैंने। ये कह रही है आपने कैसे लिखा है ये? देखें एक ना यहाँ पर
मार्क डाउन की ना लैंग्वेज होती है। मतलब उसमें है कुछ नहीं, ज़्यादा मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब यहाँ पर अपनी रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल बनाते हैं ना, जैसे कि हम यहाँ पर बना लेते हैं रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल। ठीक है, ये मैंने बना ली रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल। ठीक है, अब यहाँ पर ना एक ये प्रीव्यू का यहाँ पर आ रहा होता है ऑप्शन, ओपन प्रीव्यू। तो इस प्रीव्यू को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो स्क्रीन जो है ना वो आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो स्क्रीन क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। रीडमी डॉट एम डी जो है उसमें मैंने यहाँ पर जैसे कि बड़ी बड़ी वाली हेडिंग लगानी है ना मुझे, अगर देखिए मैंने बड़ी वाली हेडिंग क्या लगाई है, सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर। अगर आपको ऐसे बड़ी हेडिंग लगानी है तो आप क्या करते हैं, आप एक हैश लगाते हैं। हैश लगाने के बाद यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो अभी क्या हो गया कि ये मैंने हैश लगाने के बाद सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर लिखा तो वो एक बड़ी सी हेडिंग बनकर आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर मैं नीचे कुछ और लिखूँगा जैसे कि दिस इज़ अ। सर आपकी आवाज़ कट रही है। अभी मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है क्लियर? जी सर, जी क्लियर है। अब आ रही है। आप जी, बताना शुरू करेंगे तो कट जाएगी। देखते हैं। तो अभी आपको मेरी स्क्रीन तो नज़र आई ना, आपको ये समझ में आया ना कि जो मैंने एक हैश लगाया, अपनी रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल बनाई, उसके अंदर आके मैंने हैश लगाने के बाद सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर लिखा तो वो मेरी बड़ी वाली हेडिंग बन गई। उसके नीचे आके मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वो क्या हो रहा है, नीचे इन्फॉर्मेशन की तरह आ रही है, दिस इज़ द कैलकुलेटर, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लिखा है। ठीक है, और कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें कि कैसे लिखा है वो? तो सर हम नो सर। सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं ना, मतलब अपने हिसाब से, जरूरी है इतना लंबा चौड़ा लिखना? नहीं नहीं और सर आपने इसमें लिंक कैसे ऐड किया था, एंड जैसे npm इंस्टॉल? हाँ, ये जो लिंक है यहाँ पर, ये इसकी बात करें हम, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ जी है। सर। देखें यहाँ पर इसको लिंक को लिखने का तरीका ये होता है कि जैसे कि ना आप यहाँ पर लिखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिख दें यहाँ पर, क्या लिख दें, यहाँ पर लिख दें गूगल। ठीक है, और गूगल के बाद यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगाएं और राउंड ब्रैकेट के अंदर google.com यहाँ से हम उठा लेते हैं अपना, सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं www.google.com। तो ये ना यहाँ पर लिखा हुआ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, सिंपल गूगल। तो जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो वो मुझे वहाँ पर ले जाएगा google.com पे। यहाँ पर अभी मुझे HTTP करके लिखना पड़ेगा, ऐसे करके, ये www तो नहीं चलेगा, HTTP करके पूरा सही से लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिखना है, मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखेंगे वो आपको नज़र आएगा और क्लिक करने के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर जो भी आप यहाँ पर यूआरएल लिखेंगे वो आपको क्लिक करने के बाद वहाँ पहुँचा देगा। तो इस तरीके से लिखें। अगर आप कहेंगे ना तो मैं अपने रीडमी डॉट एम डी जो है उसको लिखने का तरीका जो है उसमें एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी आप इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, जी सर, यहाँ तक क्लियर है, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि हम इससे बंद करते हैं रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल को, और यहाँ से मैं रीडमी डॉट एम डी जो है उसे मैं रहने देता हूँ। ठीक है, रहने देता हूँ, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, रहने देता हूँ। तो हम कहाँ थे, हम थे यहाँ पर,
हम थे यहाँ पर। ये बात आप सबको समझ में आ गई कि इस पहली वाली लाइन को हम स्किप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम रीडमी डॉट एम डी नहीं बना रहे। ये बात आपको समझ में आ गई, ये पहली वाली लाइन क्यों स्किप कर रहे हैं। अगर बनानी हो तो हम इस लाइन को यूज़ कर लेंगे, नहीं बनानी हो तो हम इसे स्किप कर देंगे। क्लियर है ना ये बात आप सबको? जी सर। जी सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्होंने हमें बोला कि जो मेरी इंस्ट्रक्शन है उसमें ये कह रहे हैं कि लाइन नंबर 2 में आपको गेट इनिट यूज़ करना है। तो गेट इनिट को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और गेट इनिट के बाद मैं जा रहा हूँ कहाँ पर, मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, इसमें यहाँ पर अपने टर्मिनल में आऊँगा मैं। टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा गेट इनिट। ठीक है, तो गेट इनिट जैसे ही मैं लिखकर एंटर करूँगा तो यहाँ पर वो लिखा हुआ आएगा कि इनिशियलाइज एम्प्टी गेट रिपॉजिटरी। इनिशियलाइज हो चुकी है गेट, और वहाँ पर यहाँ पर जो मेरी फाइलों के नाम है उसके आगे यू 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 लिखा आ रहा है। यू के मतलब क्या होता है, अनट्रैक होता है यू के मतलब। अब ये अनट्रैक क्या है और ये इनिशियलाइज हुई है, ये क्या चीज़ है। तो अभी इतना आप समझें कि गिट जो है, जब आपने ये जो फोल्डर है ना आपका, इस फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर गिट का आ चुका है डॉट गिट के नाम से। और अब जो है ना, ये जो आपके फोल्डर में जो भी चीज़ें रखी हुई थी, अब गिट को ना इन तमाम चीज़ों की पहचान हो चुकी है कि ये जो फाइलें हैं, ये सारी चीज़ें गिट इसको ना अब ट्रैक कर रहा है। उसको गिट को समझ में आ रही है ये बात कि ये जो इस फोल्डर में ना ये तमाम फाइलें रखी हुई हैं। और ये बात आपको पता है कैसे चली कि यहाँ पर यू यू लिखा आ रहा है आपकी तमाम फाइलों के आगे, मतलब गिट ये आपको बता रहा है कि ये तमाम फाइलें अनट्रैक हैं। ठीक है, अभी ये चीज़ अपलोड नहीं हुई है, अभी सिर्फ गिट को हमने अपने फ़ोल्डर के अंदर बुलाया, और बुलाने के बाद ये बोला कि देखो मेरे इस फोल्डर में ये जो तमाम फाइलें हैं ना, इनको देखो। तो उसने देखकर ये बोला कि ये तमाम फाइलें जो है, ये तमाम की तमाम फाइलें अनट्रैक्ड हैं। ये मेरे अभी उसमें नहीं आई हैं, मैंने अभी इसको ट्रैक नहीं किया है, ये तमाम अनट्रैक पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो गेट इनिट समझ में आ गया कि गेट इनिट जब हम लिखते हैं तो एक चीज़ जो है ना हमारे फोल्डर में आ जाती है, यहाँ पर हिडन फोल्डर में डॉट गिट। और इसको हम क्या कहते हैं कि ये इनिशियलाइज़ हो गई है, और इनिशियलाइज़ होने के फ़ौरन बाद वो मेरे तमाम चीज़ों को देखता है कि भाई ये अनट्रैक्ड है या फिर ट्रैक्ड है। तो ये तमाम की तमाम फाइलें अनट्रैक्ड है। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है कोई? नो सर। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गेट ऐड रीडमी डॉट एम डी। तो यहाँ से ना हम इस लाइन को कॉपी करेंगे और अपने इसमें जाकर पेस्ट कर देंगे। तो ये जो गेट ऐड रीडमी डॉट एम डी है ना, ये रीडमी डॉट एम डी क्या है, ये फ़ाइल का नाम है। तो आपको अपने गिट हब की रिपॉजिटरी में सिर्फ एक फ़ाइल तो अपलोड नहीं करनी ना, रीडमी डॉट एम डी ये वाली, सिर्फ ये वाली फ़ाइल तो अपलोड नहीं करनी। ऐसा ही है ना, आपको क्या करना है, ये तमाम की तमाम फाइलें अपलोड करनी है ना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से गेट ऐड के बाद जो रीडमी डॉट एम डी है उसका नाम आप यहाँ से हटा देंगे, और आप इससे कहेंगे कि मुझे ये तमाम की तमाम फाइलें जितनी भी हैं, इन तमाम फाइलों को अपलोड करना है अपने गिटहब की रिपॉजिटरी में। तो तमाम फाइलों को अपलोड करने के लिए हम इसको बताएंगे कि डॉट। अब ये डॉट में किसी को कन्फ्यूजन है कि ये डॉट क्यों लगाया है हमने? सर ये सर ने बताया था कि डॉट का मतलब ये है कि सारी फाइल्स को हमने ऐड करना है। बिल्कुल, इस डॉट के मतलब ये होता है कि मेरी जो करंट डायरेक्टरी है, मतलब करंट डायरेक्टरी मतलब क्या, ये वाला जो फोल्डर है इसको मैं कह रहा हूँ करंट डायरेक्टरी, क्योंकि मेरा जो वी एस कोड है वो इस फोल्डर के अंदर खुला हुआ है ना, तभी तो ये सारी फाइलें दिख रही हैं। जो इस फोल्डर के अंदर ये फाइलें पड़ी हुई हैं वही तो दिख रही हैं मुझे वी एस कोड में। तो मेरी करंट डायरेक्टरी क्या हो गई, ये वाला फोल्डर मेरी करंट डायरेक्टरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस फोल्डर के अंदर, मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, मैंने क्या बोला, डॉट लगा के, कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं वो सब के सबको अपडेट ऐड कर दो। ऐड कर दो, कहाँ पर ऐड कर दो, अभी हम इसको करेंगे एंटर। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो वो क्या करेगा, वो इन सबको ऐड कर देगा। ठीक है, अब जैसे ही ऐड होगी वो, मतलब गेट ऐड डॉट की कमांड मैंने चलाई
उसके बाद जो है आप यहाँ पर नोट करेंगे जो मेरी फाइलें हैं ना, उन फाइलों के आगे जो यू लिखा आ रहा था अब वो चेंज हो चुका है, अब ए लिखा आ रहा है। मतलब ये फाइलें ऐड हो चुकी हैं, तमाम की तमाम फाइलें ऐड हो चुकी हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पर आपको समझ में आई कि गेट ऐड डॉट के मतलब यहाँ पर हमने जैसे ही लिखा कि इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइलें हैं इस फोल्डर के अंदर उन सबको ऐड कर दो, तो वो उसने ऐड कर दिया और जो यू आ रहा था वो यू जो है चेंज होके ए बन गया। और एक चीज़ आप और नोट करेंगे कि जो नोट मॉड्यूल्स का फोल्डर है उसके सामने ना यू आ रहा था ना ए आ रहा था। तो ये जो गेट इग्नोर है, इस गेट इग्नोर ने उस हमारे नोट मॉड्यूल्स के फोल्डर को इग्नोर कर दिया। ये बात आपको समझ में आई? जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है, इसके आगे प्रॉब्लम हो रही है हमें। मैं प्रॉब्लम वाली जगह पर आता हूँ। आपको प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है ना, यहाँ पर आपको हो रही है गेट पुश के बाद ना वो आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है, वहाँ पर हो रही है प्रॉब्लम आपको। तो अभी क्या है कि जो ये गेट कमिट है, गेट कमिट ये वाली जो लाइन है ना, इस पूरी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद अगर आपको कोई मैसेज देना है, अपना मैसेज हम क्यों देते हैं, ताकि वो हम अभी देखते हैं बाद में। जो फर्स्ट कमिट हम करते हैं ना, पहली पहली दफ़ा जब हम गिट पर अपलोड करते हैं तो हम फर्स्ट कमिट ही ज़्यादातर लिख कर यहाँ पर देते हैं। लेकिन ये जो डबल कोड के अंदर ना आप इसमें अपने कोई भी मैसेज लिख सकते हैं, सेकंड कमिट, थर्ड कमिट, या कोई फ़ाइल आपने नहीं बनाई तो यहाँ पर लिख दिया कि मैंने क्रिएटेड न्यू फाइल, ऐसे करके कोई भी मैसेज लिख सकते हैं। तो अभी क्या है, मैं एज इट इज़ इस लाइन को इंटर कर दे रहा हूँ और यहाँ पर मेरी ये बता रहा है कि 7 फाइलें जो हैं, 7 की 7 फाइलें जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। वो तैयार हो चुकी हैं कहाँ जाने के लिए, गिट पर जाने के लिए तैयार, गई नहीं है अभी, अभी तैयार हो चुकी हैं वो जाने के लिए। उसके बाद ये जो है गेट ब्रांच मेन, इसको हम एज इट इज़ उठा तुम के सर ये प्लीज पीछे से रिवाइज करिए, मुझे यही इम्पोर्टेंट देखना था, मुझे पता ही नहीं लगा आपकी क्लास स्टार्ट हो गई। मतलब ना अभी देखें 2 बजने वाले हैं, तो मैं ना 2 मिनट के अंदर आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ, वरना आप वीडियो इसको देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग ये रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, तो मैं हमने सिंपली अभी ये किया है कि जो हम आए उसमें ना अपने फ़ोल्डर में, एक फ़ोल्डर मैंने बनाया अपने डेस्कटॉप में, और डेस्कटॉप में उसके अंदर मेरे पास ना कुछ फ़ाइलें पड़ी थी, जैसे कि टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल, पैकेज डॉट जेसन, जो भी फ़ाइलें हम बनाते हैं अपने प्रोग्राम को लिखने से पहले, वो तमाम फ़ाइलें हमने बनाई। उसके बाद अब हम अपने प्रोग्राम को हमने लिखा, हमने टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाई, उसमें हमने लिखा कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा जो ये जो प्रोग्राम बना है कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, और जो 5-6 जो मैंने फ़ाइलें बनाई हैं, पैकेज जेसन, लॉग जेसन, तो ये तमाम फ़ाइलें जो हैं इसको उठाकर मैं गिटहब के ऊपर अपलोड कर दूँ। तो हमने क्या किया, हमने गिटहब के ऊपर रिपॉजिटरी बनाई नहीं। तो रिपॉजिटरी बनाना तो आप सबको आती है, ठीक है, पता है आप सबको कि रिपॉजिटरी कैसे बनेगी। उसके बाद जैसे ही आप रिपॉजिटरी बनाते हैं तो रिपॉजिटरी में वो कुछ इंस्ट्रक्शन देता है आपको, यहाँ पर यही मैं बता रहा था अभी कि हमने रीडमी डॉट एम डी, ये जो पहली लाइन है इसको हमने स्किप क्यों किया है, हम डायरेक्ट यहाँ से गिट इनिट से शुरू करते हैं और गिट इनिट के बाद हम ये सारे कमांड जो हैं वो अपने टर्मिनल में लिखते हैं एक एक करके। और उसके बाद हम अभी कहाँ तक पहुँचे, अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं गिट ब्रांच मेन। तो हमने अभी सिंपली किया कुछ भी नहीं है, गेट इनिट लिखा है अपने टर्मिनल में, एंटर किया है, फिर हमने रीडमी डॉट एम डी, यहाँ जो गेट ऐड है इसमें रीडमी डॉट एम डी को हटा के ये बोला है डॉट लगा के कि मेरे फ़ोल्डर में जितनी भी फ़ाइल हैं उन तमाम फ़ाइलों को अपलोड करना है मुझे गिट के ऊपर। फिर गिट कमिट, यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा है, तो पहली पहली दफ़ा मैं गिट पे अपलोड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं फ़र्स्ट कमिट यहाँ पर लिख रहा हूँ। और उसके बाद ये भी हमने कर दिया है। फिर गेट ब्रांच मेन, इस कोड को अभी हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट किया था और एंटर भी कर दी, नहीं अभी एंटर नहीं किया, अभी हम यहाँ से इसको कॉपी कर रहे हैं, गेट ब्रांच मेन। ठीक है, आपकी कन्फ्यूजन वैसे थी क्या इसमें? और सर इसको सर जो मैंने आपने लिखा है ना कमेंट, उसमें एरर क्यों आ सर जाता मुझे है? ये कमेंट करना नहीं आ रहा था, ये कमेंट पुश करना नहीं आ रहा था। मैंने वैसे रिपोजिटरी बना लिए हैं, 45 असाइनमेंट भी अपलोड किए हैं, कैलकुलेटर भी अपलोड किया है, लेकिन उसको आगे ये जो कमेंट और पुश किया जाता है ये नहीं आता सर।
सर मेरा भी यही इश्यू है कि कमेंट के बाद वाला मेरा आगे रन हो ही नहीं रहा। जो आपका रन नहीं हो रहा है ना, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्यों रन नहीं हो रहा है। देखें अभी ना क्या है कि और सर इसमें ना एरर भी आ जाता है, तो वो एरर क्यों आता है? एरर आने की दो तीन वजूहत हैं। सबसे पहली बात ये कि आप जो अभी जितने लोग देख रहे हैं ना, आप में से अगर किसी का एरर आए तो सबसे पहले तो आप उस एरर को पढ़ें। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि वो एरर आपसे क्या कह रहा है, तो आप फ़ौरन से ग्रुप में या मुझे पर्सनली उसकी तस्वीर लेकर, स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दें। तो उस एरर के ऊपर ना मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। एरर रिजॉल्व नहीं करेंगे, उस एरर को समझा के रिजॉल्व करेंगे, ताकि आइंदा ना आपको समझ में आ जाए कि वो एरर क्यों आ रहा है। अभी मेरे पास कोई एरर है नहीं ना, तो मैं आपको इसलिए प्रूव सर तो करके नहीं दिखा। यूजर नेम और ईमेल का कुछ बोलता है, एरर जो था ना, मतलब मेरे पास वो यूजर नेम और ईमेल का कुछ था, मतलब वो कि एरर नहीं गिटहब है। पे आपका यूजर वो नहीं है या वो एरर नहीं है, वो एरर नहीं है, वो देखें, वो एरर नहीं है, वो कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन ऐसे है कि गिटहब जो आपका वीएस कोड है, उस वीएस कोड को ये बात नहीं पता कि आपका जो गिटहब है, ये जो मेरा गिटहब है ना, ये वाला, मेरे वीएस कोड को पता है कि ये वाला जो गिटहब है ना, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है कहाँ से, अपने वीएस कोड से। आपने अपने वीएस कोड को अपने गिटहब से कनेक्ट नहीं किया। तो आपका वीएस कोड जो है ना, जब आप पुश की कमांड चलाते हैं, तो पुश की कमांड जैसे ही चलाते हैं तो वो बोलता है कि इसको कहाँ भेजूँ, किधर भेजूँ मैं। तो आप इसको इससे पहले ये बताते हैं, क्या बताते हैं, अभी हम ये वाली कमांड चलाते हैं, गेट ब्रांच मेन, ठीक है। ये हमने एंटर कर दिया, ठीक है। करने के बाद आप इसको बताते हैं कि भाई ये जो गेट रिमोट है ना, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन, फिर आप इसको पूरा एड्रेस बताते हैं। ये जो एड्रेस आपने टेस्ट रेपो के नाम से बनाया है, आप इसको पूरा एड्रेस बताते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको एड्रेस बताऊँगा, तो ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अब ये कुछ नहीं बोलेगा। अब जैसे ही यहाँ पर मैं ये लास्ट वाली कमांड चलाऊँगा ना, गेट पुश ओरिजिन मेन वाली, तो जब मैं इससे चलाऊँगा तो आपके पास यही हो रहा है। जब आप ये वाली कमांड चला रहे हो तो वो आपसे एरर की शक्ल में, जिसको आप एरर कह रहे हैं, वो आपसे दो चीज़ें कह रहे हैं कि यूज़र नेम भी मुझे बताओ और मुझे वो बताओ, ईमेल एड्रेस बताओ। वो आपको ये दो चीज़ें दे रहा है जब आप ये गेट पुश वाली कमांड चलाते हैं। तो मैं इसे एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करते ही अभी ये प्रोसेस करने लगा है उसे, ठीक है। तो मेरा तो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कनेक्ट हुआ हुआ था उससे, मेरे गिटहब से। लेकिन अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके पास वो एरर आता है। वो एरर इसलिए आता है, वह मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं ज़रा वो कोड निकाल लूँ। हाँ ये है। तो ना अभी क्या करना है कि जैसे आपको ना, आप सपोज़ करें कि आपको वो वाला एरर आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे एक कमांड, वहाँ पर लिखेंगे आप गेट कॉन्फ़िग डैश डैश, मतलब माइनस वाला, माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र नेम, और यूज़र नेम के बाद यूज़र यूज़र डॉट नेम, ठीक है। ये यूज़र डॉट नेम है। यूज़र डॉट नेम के बाद डबल कोट लगाएंगे दो दफ़ा, ठीक है, जैसे हम स्ट्रिंग में लगाते हैं। दो दफ़ा डबल कोट लगाया, और यूज़र नेम कहाँ से उठाऊँगा मैं अपने गिटहब की रिपॉजिटरी में जाऊँगा, और यहाँ पर ये जो सेट था लिखा हुआ है ना, ये मेरा यूज़र नेम है। आपका कुछ और होगा, आप इसको यहाँ से जाके कॉपी करें, पूरा कॉपी करना है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला ए छोड़ दिया या शुरू वाला एस छोड़ दिया, पूरा कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ इस डबल कोड के अंदर आके इसको पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल स्पेस यूज़र डॉट नेम स्पेस, फिर डबल कोड के अंदर यूज़र नेम लिखा, एंटर कर दिया, ठीक है। उससे उसको पता चल गया कि यूज़र नेम ये वाला है, ठीक है। अब आपको दूसरी कमांड लिखनी है। वो दूसरी कमांड क्या है, यहाँ पर गेट कॉन्फ़िग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, ठीक है। आपने ये लिखा, सेम ऊपर वाली कमांड है, बस ऊपर यूज़र डॉट नेम था, नीचे यूज़र डॉट ईमेल कर रहे हैं हम। उसके बाद डबल कोट वैसे ही लगाएंगे,
और डबल कोट लगाने के बाद इसमें मुझे देनी है अपनी ईमेल, मतलब आपकी अपनी ईमेल होगी। तो जैसे आपकी अपनी ईमेल होगी तो आपने उस ईमेल की मदद से अपना गिटहब बनाया होगा। तो मैंने जिस ईमेल से बनाया है मैं वो वाली ईमेल दूंगा। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा अपनी ईमेल। ठीक है, मैंने यहाँ पर अपनी ईमेल लिख दी डबल कोट के अंदर। अब मैं इसे एंटर कर दूंगा। तो जब मैं इसे एंटर करूंगा तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पर मैंने क्या मिस्टेक कर दी आप देखें, वो एक एरर दे रहा है, की डज़ नॉट कंटेन अ सेक्शन ग्लोबल। यहाँ पर वो मुझे क्या एरर दे रहा है कि ये जो मैंने माइनस माइनस लिखा है ना, इसके बाद मैंने स्पेस लगा दिया है, ये माइनस माइनस ग्लोबल दोनों साथ आएगा। तो इसको मैं यहाँ से दोबारा से लिख लूँगा और इस माइनस को हटा दूँगा। ठीक है, ये दोनों साथ आएगा मिला के। अभी दोबारा मैंने एंटर किया तो उसने एरर नहीं दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये आप लोगों के पास एरर आ रहा है, इस एरर की वजह से वो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। आपका जो वी एस कोड है वो आपके गिटहब से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और जब आप ये दोनों काम करेंगे, यूज़र नेम और ईमेल इसको बताएंगे, तो हो सकता है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ इस जगह पर, यहाँ पर आपको कोई मैसेज दे और आपको बोले कि अथराइज़ करो। और जैसे ही आप, या फिर यहाँ सामने की तरफ कोई छोटी सी विंडो खुल जाए, उसमें वो आपको कहेगा कि अथराइज़ करो। तो अथराइज़ के ऊपर आप क्लिक करें, ओपन ब्राउज़र लिखा होगा, अथराइज़ लिखा होगा। वो क्यों करता है, वो आपको ना एक अलग से वेब पेज खोल कर देगा, वेब पेज के ऊपर लेकर जाएगा, यहाँ आपके गूगल क्रोम में ऐसे यहाँ पर लेकर आएगा। और यहाँ वहाँ पर ना गिटहब का वो बना होगा, आइकन बना होगा, और नीचे यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा होगा अथराइज़। तो आप उस अथराइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि अथराइज़ जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके वी एस कोड को पता चल जाएगा कि ये वाला जो गिटहब है जिसका यूज़र नेम और ईमेल आपने दिया है उससे मुझे कनेक्ट करना है। और वो फिर कनेक्ट हो जाएगा और उसको अथॉरिटी भी मिल जाएगी कि यहाँ से फ़ाइल उधर भेजनी है, उधर से फ़ाइल इधर मंगवानी है। ये बात समझ में आई कि आपके पास जो एरर जिसको आप कह रही हैं वो एरर नहीं है, वो आपके वी एस कोड को पता बस नहीं चल रहा है कि कनेक्ट किस तरह करना है, यूज़र नेम क्या है और ईमेल क्या है। क्लियर है, समझ में आई बात? जी सर, हो गया क्लियर। ठीक है। सर जैसे हमने ना पहले भी अपने गिटहब में फाइल अपलोड की थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कैसे की थी। तो अब मैं दोबारा अपना कैलकुलेटर वाला जब अपलोड करूंगी तो यही प्रोसेस होगा? जी, आप ना इस प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि अभी तो हमने सब डिटेल में देख लिया कि जो हमने ऊपर से नीचे तक जो भी उन्होंने हमें बोला था करने को, यहाँ से यहाँ तक ये सब हमने कर लिया। और हमने वो भी देख लिया जो अभी मानीरा कह रही थी एरर आ रहा है, तो वो एरर भी हमने देख लिया। तो वो आप पूरा प्रोसेस फॉलो कीजिएगा और आप इस कोड की मदद से आप भी अपलोड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर बाद में। और सर जैसे मैंने ना ये फर्स्ट कमेंट वाला कमांड देके इंटर किया ना, तो मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं नीचे कि टेल मी हु आर यू, आगे मुझे ये पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उसमें वो क्यों, उसने क्यों पूछा, क्योंकि आपके वी एस कोड को ये बात नहीं पता है ना कि आपके आपके गिटहब से कनेक्ट आपने नहीं किया उससे पहले। तो आपको बताना पड़ेगा ना कि भाई यूज़र नेम मेरा ये है, ईमेल एड्रेस मेरा ये है। अभी जो मैंने कोड लिखा है तो आपको उसमें बताना पड़ेगा कि मेरा यूज़र नेम ये है, ईमेल एड्रेस ये है। जब आप उसको बता देंगे तो वो आपसे पूछेगा थोड़ी दोबारा कि आप कौन हैं। वो आपसे अभी क्या पूछ रहा है कि आप कौन हैं, है ना? तो आप जब उसको बता देंगे कि मेरा नाम ये है, मेरा ईमेल एड्रेस ये है, तो वो आपसे पूछेगा नहीं फिर कि आप कौन है, वो एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपको पहचान लेगा कि अच्छा ठीक है, ये यूज़र नेम है, ये ईमेल है, तो इस गिटहब के ऊपर मुझे चीज़ें अपलोड करनी है। समझ आई बात आपको? जी सर, क्लियर। अच्छा, अभी कितने लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई है, ये वाली चीज़ कितने लोगों को क्लियर हो गई है? क्लियर है सर, आप ट्राई करेंगे फिर आपको बताएंगे। अच्छा, अभी जी जी सर, हो गया क्लियर। अभी क्या है कि मैं यहाँ पर अपने इस पेज को, जैसे ही ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना रीलोड दिस पेज, ये जो रीलोड दिस पेज आपको दिख रहा है ना, इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो
आपकी तमाम फाइलें क्योंकि आ चुकी हैं, बस आपको ये पेज रीलोड करना है। तो जैसे ही मैं रीलोड करूँगा इस पेज को, तो मेरी जो तमाम फाइलें हैं वहाँ की, वो तमाम फाइलें यहाँ पर मुझे नज़र आएंगी। और रीडमी डॉट एम डी भी नज़र आ रही है, सिंपल कमांड लाइन कैलकुलेटर जो लिखा था, ये आ गई ना रीडमी डॉट एम डी निम्रा नाज। सर फॉर एग्जांपल अगर हमसे ना बाय मिस्टेक गलती से कोई मतलब अपलोड हो गई तो वो डिलीट कैसे करेंगे? अब इसमें दो चीज़ें हैं, इसमें दो चीज़ें ये हैं कि आपको एक फ़ाइल डिलीट करनी है या आपको पूरी रिपॉजिटरी डिलीट करनी है। आपको क्या चीज़ डिलीट करनी है? रिपोजिटरी। ठीक है, किसी को ये जानना है कि फ़ाइल कैसे डिलीट होगी? सर वो भी बता दें। देखें, यहाँ पर ये रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल आ गई है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये वाली फ़ाइल जो है ना मैं सर डिलीट। पहले बता दें इससे वीएस कोड कैसे खोल सकते हैं? गिटहब से वीएस कोड को कैसे कनेक्ट करना है सर, ये बता दें। गिटहब से वी एस कोड को कैसे कनेक्ट करना है वो बता दूँ, ठीक है। अभी सबसे पहले हम डिलीट देख लेते हैं, उसके बाद वो कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो रीडमी डॉट एम डी की ये वाली फ़ाइल आ गई है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो मैं इस फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, जिस भी फाइल को डिलीट कर रहे हैं ना उस फाइल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पर ऊपर राइट की तरफ 3 डॉट बने हुए आ रहे हैं। तो इस 3 डॉट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और मैं सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन में जाऊँगा, तो यहाँ पर डिलीट फाइल लिखा आ रहा है, इस डिलीट फाइल को मैं क्लिक करूँगा। तो वो मुझसे कह रहा है कि कमिट चेंजेस, मतलब पूछ रहा है कि कर दूँ डिलीट। तो यहाँ पर मैं इसको करूँगा कि हाँ, ग्रीन वाले बटन को प्रेस करके कि कमिट कर दो इसको। फिर वो कह रहा है, दोबारा पूछ रहा है कि कर दूँ, तो मैंने बोला कि हाँ डिलीट कर दो। तो उसने मेरी फ़ाइल को डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर आपको रीडमी डॉट एम डी की फ़ाइल नज़र आ रही है? नो सर। अब क्या है, ऊपर एक मैसेज भी आ रहा है, फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये टेस्ट रेपो के नाम से अपनी रिपॉजिटरी बनाई है, ये वाली टेस्ट रेपो के नाम से जो मैंने रिपॉजिटरी बनाई है जिसके अंदर अभी मैंने सब अपलोड किया है, उसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो उसको डिलीट करने का तरीका ये है कि मैं अपनी रिपॉजिटरी के अंदर आऊँगा, टेस्ट रेपो के अंदर। तो मुझे जो भी मैंने वहाँ पर रखी है ना चीज़ें, वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आएंगी, जैसे अभी मुझे दिखाई दे रही थी तमाम फाइलें। ये खुल जाए तो मैं आपको दिखा दूँ। ये तमाम फाइलें जो हैं ये अभी आपको नज़र आ रही हैं। तो अब यहाँ पर ये जो सेटिंग है ना, इस जगह पर जहाँ पर मेरा माउस मैं घुमा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो सेटिंग है, इस सेटिंग के टैब को क्लिक करना है। तो आपको सेटिंग वाले पेज जो है वो ओपन हो जाएगा आपके सामने। इसमें सबसे नीचे आपको जाना है, तो यहाँ पर आएगा डिलीट दिस रिपॉजिटरी। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आई वांट टू डिलीट दिस रिपॉजिटरी। आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपसे दोबारा पूछेगा कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड दिस इफ़ेक्ट। मतलब ज़ाहिर है रिपॉजिटरी डिलीट कर रहे हो आप, तो वो बार बार कंफर्म करता है। तो दोबारा से आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा कि ये जो आपके रिपॉजिटरी का नाम है ना, इसको यहाँ पर लिखो, ताकि आपको पता चले, ताकि उसको पता चले कि आप इंटेंशनली आप कर रहे हैं, मतलब अब आप इसको डिलीट करना चाह रहे हैं वाकई में। तो नाम लिखने से बेहतर है ये जो डबल कोड के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करके कॉपी करें, यहाँ पर पेस्ट करें और यहाँ पर डिलीट दिस रिपॉजिटरी को क्लिक कर दें। तो क्या होगा, वो आपसे पासवर्ड पूछेगा। तो पासवर्ड यहाँ पर हम लिखेंगे, पासवर्ड लिखने के बाद हम इसे कंफर्म करेंगे। तो वो हमारी जो रिपॉजिटरी है वो चली गई। अब आपको टेस्ट रेपो वाली कोई रिपॉजिटरी नज़र आ रही है यहाँ पर? नो। तो अभी आपको समझ में आ गई कि फ़ाइल को डिलीट कैसे करते हैं, रिपॉजिटरी को डिलीट कैसे करते हैं, और हमें कोड की मदद से हम उस चीज़ को अपलोड कैसे करते हैं। ये और जो उनका जो क्वेश्चन था यूज़र नेम और ईमेल वाला, वो भी समझ आपको आ गया, ठीक है ना?
जी सर, क्लियर है। तो आज हम अपनी क्लास यहाँ तक ही रखेंगे, और उसके बाद अभी कोई कन्फ्यूजन है? उनका एक क्वेश्चन किन का आया था, वो कह रहे थे कि कनेक्ट किस तरह करेंगे, वो बताएं। वो कनेक्ट का कौन पूछ रही थी कि कनेक्ट किस तरह करेंगे हम? चलें, एक काम ये करते हैं कि हम, क्योंकि हमारी टाइमिंग हो चुकी है। सर मैं पूछ रही थी आपसे चलें, मैं आपको ना अभी बता देता हूँ, क्योंकि अभी ये जो हमारी कि वीएस कोड को कैसे कनेक्ट करना है गिटहब से, और ये जैसे आपने जो प्रोसीजर बताया था कि वीएस कोड के टर्मिनल में चलाने कोड्स। अभी देखें, यहाँ पर भी ना दो क्वेश्चन बनता है। एक तो ये है कि आप अपने रिपॉजिटरी के ऊपर अपनी फ़ाइलें अपलोड करना चाह रहे हैं, तो अपलोड करते हुए जो भी प्रोसेस हमने फॉलो किया है, उस प्रोसेस में ही आपसे वो पूछ लेता है कि मतलब जो यूज़र नेम और ईमेल जो आप देते हैं, तो एक तो वो कनेक्शन है कि आपके वी एस कोड को आपके गिटहब से जब कनेक्शन हो जाए तो आपको उसको पता चल जाए कि भाई ये वाले गिटहब में अपलोड करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है जो मानीरा के साथ भी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो यूज़र नेम और ईमेल पूछ रहा था। दूसरी जो कनेक्शन है ना, जो आप कह रही हैं, वो ये समझ में आती है बात कि सपोज़ करें कि आपके गिटहब के ऊपर कुछ फ़ाइलें अपलोड हुई हुई हैं, और वो जो फ़ाइलें हैं, उन फ़ाइलों को मैं यहाँ पर अपने गिटहब के ऊपर, ये जो जैसे कि ये सिंपल कैलकुलेटर है, ये मैंने अपलोड किया हुआ है अपने गिटहब में। ठीक है, अब मैं इन तमाम फ़ाइलों को अपने कंप्यूटर के फ़ोल्डर में यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँ, और न्यू फ़ोल्डर बनाने के बाद इस न्यू फ़ोल्डर के अंदर वो तमाम फ़ाइलें लेकर आऊँ। और जब मैं, अभी ये फ़ोल्डर खाली है, मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो ये जो तमाम फ़ाइलें हैं, इसको न्यू फ़ोल्डर के अंदर लेकर आऊँ, और उसके बाद मैं जो भी काम करूँ मैं यहाँ पर, तो वो काम वहाँ पर भी अपडेट होता जाए। मतलब अब क्या होगा, कनेक्शन बन जाएगा ना कि ये जो न्यू फ़ोल्डर है, इस न्यू फ़ोल्डर के अंदर जो भी चीज़ हम लिखेंगे, जिस भी फाइल में हम लिखेंगे, और हम जैसे ही यहाँ पर पुश करेंगे उसको, तो वो रियल टाइम में हमारे गिटहब के ऊपर भी चेंजिंग होगी वो वाली। तो इस कनेक्शन की बात करिए आप, या फिर वो वाली कनेक्शन जो मैंने पहले बोला? सर दोनों बताइए। देखें, पहली वाली तो अभी सबको समझ में आ गई, उसके लिए तो आपको देखना पड़ेगा रिकॉर्डेड वीडियो, ये वाली, ये वीडियो रिकॉर्ड हुई है तो वो आपको देखना पड़ेगी। दूसरी वाली मैं बताता हूँ, दूसरी वाली में ना, कल की क्लास में मैं आपको ना क्लोन करना बता दूंगा कि गिटहब से हम क्लोन किस तरह करते हैं। अभी फ़िलहाल ये जो है, आप ये समझें कि ये जो फ़ाइल है readme.md, हमने वहाँ से डिलीट कर दी थी, इसको यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अभी जो मेरी ये वाली फ़ाइल है ना, ये वाली जो फ़ाइल है वो ट्रैक हो रही है गिट की मदद से, और वो कहाँ पर अपलोड हुई है, मेरे इस वाले, बल्कि वो रिपॉजिटरी डिलीट कर दी मैंने, तो पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा। मैं आपको ना कल वाली वीडियो में वो जो, या क्या करूँ, अभी बना लूँ? जैसा आप लोग बोलें, अगर बनाना है तो जल्दी से बना लेते हैं, या कल कर लें, क्या कहते हैं आप लोग? मुझे कोई इशू नहीं, अगर आप पर्सनल देख सकते हैं तो पर्सनल मुझे मैसेज करके बता दीजिएगा अगर सबको जाने का है, क्योंकि मैं, ये मेरी गलती है, मैं लेट आई हूँ। और ना चल तो अगर आप कल डिस्कस कर सकते हैं तो कोई इशू नहीं, चलें कल डिस्कस कर चलें लेंगे। चलें, मैं कल आप लोगों को ना क्लोन करना बता दूंगा। और जो सर ज़िया वाला स्टेप है ना, कौन सा वाला, वो जो गिट हब डेस्कटॉप है, वो जो है वो ज़्यादा इजी है, उसको भी देख लेंगे हम। तो ये दोनों चीज़ें हम कल देख लेंगे। अभी मैं आपको एनिडेक्स के ऊपर बता देता हूँ, जो भी आपकी कन्फ्यूजन है ना, क्योंकि 3-4 लोग और हैं, उनको भी बताना है, तो आप सबको बता देते हैं। तो अभी ये वाली वीडियो जो है, इसकी रिकॉर्डिंग हम यहाँ तक ही रखते हैं।